वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, हम लोग पेट 2022 के लिए मॉक टेस्ट देख रहे हैं, जीएस के मॉक टेस्ट। आज हम लोगों का छठा मॉक टेस्ट है। इसमें टोटल 30 प्रश्न रहेंगे। 30 में से आपके कितने सही होते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? सत्याग्रह सभा। आइए सबसे पहले इससे पहले सीखते ये हैं कि 1919 में क्या आया था? रालेट एक्ट। ये क्या था? जिसे भारतीयों के द्वारा ये काला कानून कहा गया था। बिना दलील बिना वकील के गिरफ्तारी कर लिया जाता था। इसमें किसी की कोई सुनवाई नहीं होती थी। गिरफ्तार करने का कोई रीजन भी नहीं बताया जाता था। इसी का विरोध करने के लिए गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की जाती है। ये ऐसा कब होता है? ये 1919 में ही होता है, रालेट एक्ट के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? 1545। आइए देखते हैं। सबसे पहले 1545 में कलिंजर अभियान चल रहा था। उस समय युद्ध हो रहा था शेरशाह सूरी, जिसमें पार्टिसिपेट था। तो शेरशाह सूरी जिस किले पे खड़ा था उस किले की दीवार से तोप का एक गोला टकराता है और टकरा के वापस आके शेरशाह सूरी के ऊपर गिरता है, जिससे उसकी मृत्यु होती है। ऐसा कब होता है? तो ये कलिंजर अभियान के समय होता है। कलिंजर अभियान के समय कब? 1545 ईस्वी में। वैसे शेरशाह सूरी के द्वारा लड़े गए दो महत्वपूर्ण युद्ध आप लोग याद रखिए, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। ये दोनों युद्ध किसके किसके साथ हुए थे? शेरशाह और हुमायूं के बीच हुए थे। कौन से सन में? तो 1539 में और 1540 में। 39 में चौसा का और 1540 में बिलग्राम युद्ध हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? वातापी के जो चालुक्य थे, वातापी के चालुक्यों का ये महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। ये काफ़ी महानतम शासक हुआ इस शासन काल का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए देखते हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इससे पहले आइए ये सीखते हैं कि अशोक के शिलालेख कौन सी भाषा में लिखे गए थे। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो ये लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में लिखी गए थे, जिसको पढ़ने का सबसे पहले श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इसको पढ़ा था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मावादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? अक्सर महिलाओं से, हमारे इतिहास की महिलाएं जो रही हैं उनसे प्रश्न पूछा जाता रहा है। उसी में से एक प्रश्न ये भी है। देखिए, वैदिक काल में कुछ महिलाएं अपने आप में बहुत विद्वान थी, जिन्हें विदुषी कहा जाता था। उनके द्वारा कुछ रचनाएं की गई थी। रचनाओं का मतलब वेद ग्रंथों के जो मंत्र होते थे उनके द्वारा लिखे जाते थे। उसी में से एक थी लोपामुद्रा। लोपामुद्रा जो ये कौन थी? तो ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी लोपामुद्रा। इनके द्वारा भी कई मंत्र जो है वो रचित किए गए थे। इनके अलावा भी कुछ विदुषी महिलाएं थी जो जिसमें से अपाला और घोषा जैसी महिलाओं का उल्लेख हमें मिलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाले राजपूत राजा कौन थे? सबसे पहले इसमें देखिए, खानवा का युद्ध हुआ कब था? 1527 में। 1527 में कौन? बाबर, मुगल शासक, पहला शासक, महान शासक बाबर। उसके साथ किसका युद्ध हुआ था? राणा सांगा का। राणा सांगा कौन थे? तो राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ के। इनके साथ ये युद्ध होता है और इसमें बाबर विजयी होता है। और इस युद्ध से एक फैक्ट और इम्पॉर्टेंट है। इसी युद्ध में बाबर जो था, बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा। देखिए, नौजवान सभा की स्थापना जो है ये 1926 में कौन किए थे?
सरदार भगत सिंह किए थे और इनके साथ दो लोग और पार्टिसिपेट में थे, एक छबिल दास और एक यशपाल। छबिल दास और यशपाल। इस प्रकार हम लोगों का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1857 की क्रांति में जो जो पार्टिसिपेट किए थे और कौन कौन से स्टेट से या कौन कौन से प्लेस से थे, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, लिस्टिंग वो महत्वपूर्ण होती है। इसमें देखिए तात्या टोपे थे। रानी लक्ष्मीबाई ये तो झांसी से थी। नाना साहब ये कानपुर से थे। टीपू सुल्तान नहीं था। टीपू सुल्तान काफ़ी पहले का मैसूर का शासक था और यह 1799 ईस्वी में जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों के बीच मैसूर का युद्ध हुआ था, उसमें इसको शहादत मिली थी। नेक्स्ट आइए देखते हैं। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए। ये कहाँ पे हुआ था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये अधिवेशन जो हुआ था 1916 का, ये लखनऊ में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। लाहौर इसमें दिया है। लाहौर का अधिवेशन जो हुआ था ये 1929 में हुआ था। और अगर हरिपुरा में आपको पता है सुभाष चंद्र बोस बने थे, ये 1938 में होता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? माउंटबेटन योजना आप लोग जानते होंगे। ये वो वायसराय कौन थे? माउंटबेटन थे। इन्हीं के द्वारा 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करके 2 स्टेट बना दिए गए थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये ऐसे स्टेट थे, इनको अलग करने के लिए वो सिर्फ एक मैप पे बैठ के, आप समझिए ऑफिस में बैठ के मैप पे अगर कोई अपनी चिन्ह खींचते तो ऐसे डिवाइड करके स्टेट को अलग कर दिया गया था। तो उसी की वजह से आगे जाके बहुत ज़्यादा कत्लेआम होता है, इधर से उधर से भी, और सबसे ज़्यादा तो उधर से ही होता है। पाकिस्तान वाले तो एकदम पागल ही हो जाते हैं, आज भी पागल ही हैं, वो पागल ही रहेंगे, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन ये लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आइए देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आप लोग इसे जानते होंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ये है कहाँ पे? तो ये बांग्लादेश में अवस्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। डेल्टा होता क्या है कि अब जैसे आप ये मैप समझ लीजिए, इंडिया का मान लीजिए ये दक्कन मैप है। कोई अगर नदी आ रही है, नदी जहाँ से गिरेगी समुद्र में, सी में जाके मिलेगी जिस स्थान पे, वहाँ पे कुछ आकृतियों का निर्माण होता है, उस आकृतियों को डेल्टा बोलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, और ये है कहाँ पे? बांग्लादेश में। नेक्स्ट आइए देखते हैं। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस मैप को आप लोग ध्यान से देखिए। ये है मेडिटेरियन सी अर्थात भूमध्य सागर, और इधर नीचे क्या है? ये है रेड सी, और इसी के बीच में आप ये देख रहे हैं, ये लाइन है स्वेज नहर की, स्वेज कैनाल। तो स्वेज नहर किसे जोड़ रही है? रेड सी अर्थात लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का कार्य करती है स्वेज नहर। हम लोगों का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर और लाल सागर। नेक्स्ट आइए देखते हैं। निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़ के बताइए। रेगिस्तान दिए गए हैं, वो कौन से स्थान पे हैं उसे बताइए। देखिए, थार रेगिस्तान ये कहाँ पे है? ये तो एशिया में अवस्थित है। कालाहारी ये अफ्रीका में, और आटाकामा ये दक्षिण अमेरिका में है, और ग्रेट विक्टोरिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। अब इसका हम लोग मैप देख लेते हैं। देखिए, दक्षिण अमेरिका में ये आटाकामा रहा, और अगर हम लोग अफ्रीका में आते हैं तो कालाहारी मरुस्थल, और एशिया में हम लोगों के इंडिया में थार मरुस्थल पाया जाता है, जबकि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ये ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। इस मैप को मैं पीडीएफ के साथ लगा दे रहा हूँ, आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड करके एक बार फिर अच्छे से देख लीजिएगा। आइए देखते हैं अब इसका सही जवाब क्या होगा। पहले का तीसरा और बी का वन हम लोगों का सही जवाब जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर
डी बनेगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, वायु में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। देखिए वायु में जो है सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है। कितना होता है? लगभग 78% होता है। और वहीं अगर बात ऑक्सीजन की जाए तो ऑक्सीजन कितना है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे हम लोगों की गैस आती है आर्गन, जो कितना है? 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। आप समझ सकते हैं कितना कम मात्रा है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो पहले नंबर पे है कौन? नाइट्रोजन, दूसरे पे ऑक्सीजन, तीसरे पे आर्गन, चौथे पे कार्बन डाइऑक्साइड। ये महत्वपूर्ण गैसें हैं वायु में उपस्थित, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी, तो सबसे पुरानी हम लोग पहले के टेस्ट में भी देख चुके हैं, अरावली है। अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट आइए देखिए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इससे पहले आइए सीखते हैं वित्त आयोग हम लोगों के संविधान में कहाँ इसका जिक्र है। तो किसमें है? तो अनुच्छेद जो है 180। और वित्त आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो टोटल 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 5 ईयर। और उसके बाद जो पहले थे उसके जो अध्यक्ष थे हम लोगों के, वो केसी नियोगी थे। इस समय कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? इस समय 15वां चल रहा है, 15वां। और 15वें के अध्यक्ष कौन है? तो एन के सिंह। आप लोग इतना फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है किसके द्वारा? कृषि का जो आय हो रहा है उसके ऊपर कर लगाया जा सकता है। तो ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट होगा, नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नई आर्थिक नीति लागू कब की गई। तो ये लागू हुई थी 1991 में। और इसमें क्या क्या था समाहित? इसमें था उदारीकरण, निजीकरण और विश्वव्यापीकरण। ये सभी के सभी फैक्टर इसमें शामिल थे। इसमें टोटल जो है 4 स्तंभ थे। पहला उदारीकरण, निजीकरण, विश्वव्यापीकरण, ये 3 थे। और चौथा जो था वो बाजारीकरण था, जिसको मार्केटलाइजेशन कहते हैं। और इन तीनों को अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन बोला जाता है। 4 स्तंभ के साथ ही आया था। तो इसका सही जवाब जो हम लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था? उद्योग महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पहला पंचवर्षीय योजना जो चला था, पहले पंचवर्षीय योजना में मुख्य जो फोकस किया गया था वो एग्रीकल्चर पे किया गया था। जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसमें मुख्य फोकस जो था वो उद्योग पे था। दूसरा, यह जो है वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। पीसी महालनोबिस के मॉडल पर। इसका अगर कार्यकाल देखें तो 1956 से लेके 1961 तक ये चला था। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? आइए सबसे पहले देखते हैं सीबीएस का फुल फॉर्म क्या था। सीबीएस का फुल फॉर्म था कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अब इसमें जो हम लोगों का सी का सही जवाब होगा वो होगा कोर, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन था क्या? तो ये बैंकों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने वाली प्रक्रिया को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कहा जाता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? पंचायत में 3 स्तरीय प्रणाली जो थी यह किसके द्वारा दिया गया था? देखिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 3 स्तरीय जो पंचायत राज की प्रणाली थी उसको दिया गया था 1957 में। अशोक मेहता समिति थी, ये भी पंचायत राज से है। इसका गठन कब हुआ था? तो ये 1977 में हुआ था। ईयर पूछ लेता है कभी कभी, आप लोग ध्यान रखिए। कालक्रम भी पूछ लेता है आगे पीछे लगाने के लिए, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। इनके अलावा एक JV राव की समिति थी जो 1985 में, और एक और थी सिंधवी समिति थी
जो 1986 में, सिंधवी 1986 में जिसका गठन हुआ था पंचायती राज के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? तो उच्च न्यायालय की जो पीठ है वो तो जबलपुर में है। हम लोगों का सही जवाब बी होगा, लेकिन इसके साथ दो और खंडपीठें इसकी हैं, एक ग्वालियर में है, एक इंदौर में है। किसके? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। नेक्स्ट आइए देखते हैं, महाराष्ट्र में कुल संसदीय सीटें, खास करके राज्यसभा से कितनी सीटें निर्वाचित होती हैं? तो टोटल 19 सीटें। अब अगर यहीं बात की जाए यूपी की, तो यूपी में टोटल 31 सीटें हैं राज्यसभा के लिए, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सीटें हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर लोकसभा की बात की जाए उत्तर प्रदेश से, तो लोकसभा के लिए टोटल 80 सीटें हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? देखिए 44वां संविधान संशोधन, 44वां संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1978 में। इसको जो है फिर से अनुच्छेद जो है 300 का में ले जाके इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटा प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। टोटल इस समय संघ राज्य क्षेत्र 8 हैं। और अगर स्टेट की बात की जाए तो भारत में कितने स्टेट हैं? भारत में स्टेटों की संख्या टोटल कितनी है? तो भारत में स्टेटों की संख्या टोटल 28 है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप लोग इसे अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? देखिए तारे जो टिमटिमाते हैं वो वायुमंडल के जो परत होते हैं उसमें अपवर्तन होता है, उसी की वजह से ये हम तक पहुंचते हैं और टिमटिमाते हैं, प्रकाश हम लोगों तक पहुंचता है। तो सही जवाब होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट आइए देखते हैं, पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं? देखिए पीतल जो है वो तांबा और जस्ता का मिश्रित रूप है। इसी को मिक्स करके पीतल बनाया जाता है, जिसे तांबा और जिंक भी बोला जाता है। इसकी मिश्र धातु है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, पीवीसी किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? पीवीसी, देखिए इसके फुल फॉर्म में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। पीवीसी का फुल फॉर्म पॉलीविनिल क्लोराइड होता है। पॉलीविनिल क्लोराइड सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इससे क्या बनता है? हम लोगों को जो प्लास्टिक का बैग, प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक के कवर, ये सब जो बनते हैं ये पीवीसी से बनते हैं, उसी का बहुलकीकरण है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, विटामिन दिए गए हैं। विटामिन को उनके जो केमिकल नाम है उनके साथ हमें मैच कराना है। देखिए विटामिन B1 जो होता है इसका नाम, केमिकल नाम जो है थाइएमिन है, जबकि विटामिन B2 इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, और विटामिन B6 जिसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, और विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन बोलते हैं। हम लोगों का जो सही कूट होगा वो होगा 3412। 3412 सही जवाब हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, ईसीजी किसकी गतिविधियों को दर्शाता है? ईसीजी सबसे पहले ये सीखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म जो है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ये किसकी गतिविधियां दर्शाता है? तो ये हृदय की गतिविधियों को दर्शाने का कार्य करता है ईसीजी। ये प्रश्न पूछा भी गया है पहले। तो साथियों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे फिर एक नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।